नमस्कार, सुप्रभात। दीपावली की छुट्टियों के बाद आज हम फिर से जुड़ गए हैं, इसका मुझे बहुत आनंद है। जीवन का भारतीय प्रतिमान भीष्म सीरीज ऑफ IKS टॉक्स में भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज द्वारा ये व्याख्यानमाला चलाई जा रही है और लगातार लगता है कि 10 महीने हो रहे हैं इसे, और आपके सहकार्य से और सहभाग से ये बहुत अच्छी तरह से चल रही है। मुझे बहुत खुशी है। हमारे मार्गदर्शक है दिलीप केळकर सर। दीपावली के पहले हमने भारतीय न्याय दृष्टि, भारतीय इतिहास दृष्टि, भाषा विषयक दृष्टि, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व और स्वरूप, भारतीय शोध दृष्टि, भारतीय शिक्षा क्षेत्र में संभ्रम, इन सारी बातों पर जान लिया था। आज हम जानने जा रहे हैं भारतीय शासन दृष्टि। दिलीप केळकर सर हमसे जुड़ गए हैं। सर कृपया अपना वीडियो शुरू कीजिए। धन्यवाद। श्लोक से हम सत्र की शुरुआत करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। मैं केळकर सर से विनती करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। आज हम जानने जा रहे हैं भारतीय शासन दृष्टि। नमस्कार। आज का विषय है अपना भारतीय शासन दृष्टि। शासन कैसा होना चाहिए, शासन क्यों होना चाहिए, शासन कैसा होना चाहिए, इन बातों के उत्तर हमारे पूर्वजों ने बहुत गहराई से चिंतन करके सोचे थे, विचार किए थे, और उनके आधार पर श्रेष्ठ ऐसी शासन व्यवस्था भारत में हजारों वर्षों से रही है। वर्तमान में लोकतंत्र को बहुत अत्यधिक महत्व प्राप्त हो गया है, लेकिन अच्छा शासन किसे कहते हैं, उसकी कसौटी पर जब हम इसको वर्तमान के लोकतंत्र को तौल कर देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि वर्तमान लोकतंत्र तो एक बहुत घटिया तरीके का शासन है। श्रेष्ठ शासन तब कहा जाता है जब समाज के किसी भी सदस्य पर कोई अन्याय ही नहीं होता है, अन्याय मुक्त ऐसा समाज जब होता है तो कह सकते हैं कि यह श्रेष्ठ समाज है। जब न्याय मांगने की परिस्थिति आती है तो वह घटिया समाज कहा जाता है, और जब मांग कर भी न्याय नहीं मिलता उसे तो अराजक कहा जाता है। आप विचार कर लीजिए आज हम कौन सी स्थिति में है। लेकिन दुर्भाग्य से लोकतंत्र के समर्थकों का पूरे विश्व भर में ऐसा आतंक छाया हुआ है कि लोकतंत्र के बिना या लोकतंत्र से भिन्न ऐसे किसी शासन व्यवस्था का विचार करना ही मानो जघन्य अपराध है। आप लोकतंत्र के, वर्तमान लोकतंत्र के विरोध में बात करने लग जाते हैं तो यह लोगों का दुश्मन है, जनता का, सामान्य जन का दुश्मन है, ऐसा कहकर
हाथापाई पर उतर आते हैं, असहिष्णु बन जाते हैं, आपके विचार को सुनने को तैयार नहीं है। वैसे तो किसी भी समाज जीवन के किसी भी गतिविधि का, किसी भी व्यवस्था का लक्ष्य तो सर्वे भवन्तु सुखिनः ही होना चाहिए, यही भारतीय दृष्टि है। लेकिन वर्तमान में हमारा लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं रहा है। हमारा लक्ष्य या साध्य या लोकतंत्र बन गया है। लोकतंत्र साध्य है और उसमें से जो भी मिल जाए, जो भी निकल आए वो भोगो। ऐसी दुर्भाग्य से वर्तमान समाज की स्थिति है। वास्तव में भारतीय समाज तो बहुत ज्ञानाधारित ऐसा समाज रहा है सदियों से, सहस्त्रकों से, लाखों वर्षों से। लेकिन हम भी, भारतीय लोग भी, जो अपने को भारतीय कहते हैं, कितने हैं यह विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन अपने को भारतीय कहते हैं, ऐसे लोग भी इतने निर्बुद्ध तो कभी नहीं थे, बुद्धिहीन इतने नहीं थे। आज ये कैसे हो गया है? लगभग 500 वर्षों तक मुसलमानों का शासन भारत पर रहा, लेकिन इस मुस्लिम शासन काल में भी हिंदुओं ने या भारतीयों ने कभी नहीं सोचा ये मुसलमान हमसे श्रेष्ठ है। हमेशा हमारे मन में यही भाव रहा, ये तो बहुत घटिया समाज है। हमारा जीवन जो है, भारतीय जीवन जो है, भारतीय विचार जो है, भारतीय जीवन प्रणाली जो है, ये श्रेष्ठ है। लेकिन लगभग 190 वर्षों की अंग्रेजी शासन प्रणाली इसे बिल्कुल उल्टा कर दिया है। मुख्यतः इसमें वर्तमान की जो अभारतीय शिक्षा है, जिसे हम स्वाधीनता के उपरांत भी गत 75 वर्ष तक ढोते आ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा हमारा पूरा जीवन जो इंडिया बन गया है, जीवन की हर व्यवस्था ये अभारतीय बन गई है। इसके कारण हमारी विचार करने की प्रक्रिया भी अभारतीय बन गई है, इंडियन बन गई। हम अभारतीय, अंग्रेजों, यूरोपियनों जैसा ही विचार करने लग गए, और इस कारण हमारे में भी ये लोकतंत्र का आतंक मचाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। वास्तव में मनुष्य और पशु में अंतर क्या होता है? जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 प्राणिक आवेग हैं, ये तो मनुष्य में भी है, पशु में भी है। अंतर कहाँ है? मनुष्य तो उसे कहा जाता है जो मन के स्तर पर जीता है, और मन का काम विचार करना है। मन विचार करता है, बुद्धि उस विचार को छाननी लगाकर सही विचार क्या है वहां तक ले जाती है, और तब योग्य निर्णय होता है। लेकिन विचार करने का काम तो मन करता रहता है, और जो मन के स्तर पर और मन से ऊंचे स्तर पर काम करता है उसे मानव कहते हैं। यदि हम ऐसे बुद्धिहीन विचारों वाले हो गए हैं, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि हम मानवता से पशुता की दिशा में बढ़ रहे हैं। सारे विश्व के सारे समाज लगभग इसी विचारधारा में है, लगे हुए हैं। विचारों के स्तर पर और ज्ञान के स्तर पर, और उससे भी आगे जाकर चराचर में व्याप्त आत्मीयता के स्तर पर जीने का हमने विश्व के सामने लक्ष्य रखा था, वसुधैव कुटुंबकम कहा था।
यह तो मन के ऊपर जो बुद्धि का स्तर आता है, उससे ऊपर चित्त का स्तर आता है, और उससे भी ऊपर जो आत्मिक स्तर आता है, चराचर में व्याप्त एकात्मता का विषय आता है। हम तो वहां तक विचार करने वाले लोग रहे हैं। कोई भी विचार जो दोषपूर्ण समझ में आए, उसके विरोध में प्रश्न पूछते आए हैं। हमारा पूरा उपनिषदिक साहित्य जो है, ये ऐसे प्रश्नों से भरा हुआ है। हमारे यहाँ तो प्रश्न पूछना यह जागृत बुद्धि का लक्षण माना जाता है। प्रश्न पूछोगे तभी तो उत्तर पाओगे। आगे पहुंचे राकेश चतुर्वेदी, छूटते ही अरे भाई साहब मैं तुरंत आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। फिर वो भी आए थे जो यूपी की नहीं, कुछ सुनना ही है क्या? सुनना ही, सुनने में मैंने रुकने की आवश्यकता है क्या? सुनना चाहता हूँ, मुझे मालूम है वो आपके यहाँ। मैंने भाई साहब मेरे यहाँ नहीं है, झूठ बोला मैंने। बोला मुझे मालूम है वो आपके यहाँ। मैंने कहा ठीक है, पूजा भाई साहब। आप कौन बात कर रहे हैं? इनका ये ऑडियो बंद कीजिए थोड़ा समय, विषय को जाने दीजिए। तो स्वाति जी, ये जो बात कर रहे हैं बीच में, इनका जरा ऑडियो बंद कीजिए कुछ समय के लिए। मैं अपने पड़ोसी भाई को भी, मैं अपने भाई, इनके मेरे पड़ोस में रहते हैं, मुझसे नाराज रहते हैं। ये लोग अपेक्षित हो, यहाँ पे अपेक्षित ही नहीं है, तो ये आए हैं तो इनके सामने बात नहीं कर सकते ना। जब प्रश्न पूछने का समय आएगा तब आप प्रश्न पूछिएगा। अभी कृपया अपना ऑडियो बंद रखिए और सुन लीजिए। तो भारत में इस प्रकार की बुद्धिहीनता व्याप्त हो गई है। भारतीय शासन दृष्टि का विचार करना, यह इस बुद्धिहीनता को दूर करने का एक पहलू है, एक प्रयास है। वास्तव में व्यवस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है, ऐसा हम में से कितने लोगों ने विचार किया होगा? वास्तव में विचार करने की प्रक्रिया तो शिशु अवस्था से शुरू हो जानी चाहिए। विवेकानंद कहा करते थे, एजुकेशन, आज का जो शिक्षा का एक स्वरूप है, उसके बारे में वो बताते हैं, टुडेज एजुकेशन इज ऑल रॉन्ग, माइंड इज क्रैम्ड विथ फैक्ट्स बिफोर इट इज टॉट हाउ टू थिंक। विचार कैसे करना है सिखाया नहीं जाता, और इसके कारण यह जो आज एक बहुत बड़े प्रमाण में वैचारिक धांधली शासन के संबंध में भी, लोकतंत्र के संबंध में भी दिखाई देती है, उसका कारण यह हमारी विपरीत शिक्षा है, जिसमें जानकारी तो बहुत दी जाती है। गूगल पर आप चले जाइए तो जितनी चाहे दुनिया भर की जानकारी मिल जाएगी, लेकिन इस जानकारी का सर्वे भवन्तु सुखिनः के अनुशासन में बांधकर उपयोग कैसे करना, ऐसी शास्त्रीय दृष्टि, ऐसा शास्त्रीय विचार ये केवल भारतीय चिंतन में मिलेगा। इस दृष्टि से हम विचार करें कि व्यवस्थाएं जो निर्माण की जाती हैं, सामान्यतः मनुष्य यह बुद्धिशील प्राणी होने से वह अपनी जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन 4 प्राणिक आवेगों को पूर्ति करने की दृष्टि से जो अनिश्चितताएं होती है, उनको दूर करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। उनके लिए मानव समाज अपनी व्यवस्थाएं निर्माण करता है। उन अनिश्चितताओं को दूर करने की जिन व्यवस्थाओं में संभावना अच्छी होती है, ये व्यवस्थाएं चलती है दीर्घकाल तक। इसमें पीछे आपने सुना है कि व्यवस्था धर्म के अनुसार जब व्यवस्थाएं होती है तो दीर्घकाल चलती है, लाखों वर्षों तक चली है हमारी व्यवस्थाएं। उसका कारण ये व्यवस्थाएं व्यवस्था धर्म के अनुसार निर्माण की गई थी और उसके अनुसार उनका संचालन भी हुआ करता था। तो शासन व्यवस्था भी इसी प्रकार से समाज जीवन के किसी अनिश्चित ऐसे पहलू को सुलझाने के लिए है, इसे हमें समझना है। महाभारत में वर्णन किया गया है सतयुग का, और कहा गया है
कि वह काल सतयुग का ऐसा था जिस काल में काम और मोह, दो मन के विकार हैं, ये दोनों विकारों को नियंत्रण में रखने वाले लोग हुआ करते थे। काम का अर्थ है इच्छाएं करना, भोग के लिए इच्छाएं करना, मुझे ये प्राप्त हो, मुझे उसका उपभोग करने को मिले, मेरे पास वो होना चाहिए, मेरे पास इतनी संपत्ति होनी चाहिए, वगैरह सब इच्छाएं। और मोह उसे कहते हैं जो अपने पास नहीं है लेकिन दूसरे के पास है, उसको पाने की इच्छा को मोह कहते हैं। जब काम और मोह अनियंत्रित हो जाते हैं तो समाज जीवन में संघर्ष खड़ा होता है, झगड़े टंटे खड़े होते हैं, द्वेष वैमनस्य निर्माण होता है। और समाज की इस संघर्षमय स्थिति से समाज को छुड़ाने के लिए शासन का निर्माण किया जाता है। शासन का इसके लिए काम होता है कि वह समाज जीवन के हर व्यक्ति की काम और मोह इनको नियंत्रण में रखने की व्यवस्था खड़ी करे। इनको नियंत्रण में रखने की व्यवस्थाएं 4 प्रकार से होती थी। पहला है विनयाधान यानी शिक्षा। शेष संस्कार और शिक्षा यह व्यापकता से सार्वत्रिक ऐसी होनी चाहिए कि जिससे स्वाभाविक रूप से जो लोग हैं वह काम और मोह इनको अपनी बुद्धि के नियंत्रण में रखने वाले रहेंगे, निर्माण होंगे। दूसरा होता था कि जो इस प्रकार की शिक्षा होने के उपरांत भी अपनी अल्प बुद्धि के कारण धर्म के तत्वों को समाज हित के या सर्वे भवन्तु सुखिनः की दृष्टि से गहराई से व्यापकता से विचार करने की क्षमता न रखते हो, ऐसे लोगों के लिए आदेश हुआ करता है। कोई जो सर्वमान्य ऐसा व्यक्ति है, वो विद्वान हो चाहे शासक हो, उसका आदेश चलता है। तो जो सामान्य बुद्धि रखने वाले हैं, अल्प बुद्धि रखने वाले हैं, उनके लिए तो आदेश की व्यवस्था होती थी। ढिंढोरे पीटते थे गांव गांव में, ऐसा 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 हो रहा है, सब लोग जागरूक हो जाए, तो सबकी संज्ञान में वो बात आ जाती थी और उसके अनुसार से लोग व्यवहार करते थे। तीसरा जो होता है वो होता है बहुत सज्जन है, काम और मोह को नियंत्रण में रखने वाला है, लेकिन किसी असावध या सावधानी का क्षण छूट जाता है और उसके हाथ से कुछ अपराध हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए प्रायश्चित और पश्चाताप इसकी व्यवस्था भी थी। दंड विधान यानी वर्तमान में जिसे हम शासन व्यवस्था कहते हैं, ये तो सबसे अंतिम चरण था। जो मूर्ख और दुष्ट लोग अच्छे संस्कार और शिक्षा मिलने के उपरांत भी रावण जैसे या दुर्योधन जैसे अधर्माचरण पर तुल जाते हैं, उनको नियंत्रण में रखने के लिए शासन होता है। सज्जनों की रक्षा करने के लिए शासन होता है, दुर्बलों की रक्षा करने के लिए शासन होता है। यह रक्षा 2 प्रकार से होती है। एक तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और दूसरी बात है उन्हें भौतिक, उनका जो शारीरिक उन्हें हानि न हो, इस दृष्टि से व्यवस्थाएं हो। ये दोनों बातें शासक की जिम्मेदारियों में आती है भारतीय दृष्टि से। वर्तमान के लोकतंत्र के बारे में भी थोड़ा गहराई से विचार करना मुझे लगता है कि काफी उपयुक्त होगा। थोड़ा सा विश्लेषण इस वर्तमान लोकतंत्र का हम करेंगे तो ध्यान में आएगा कि बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में जो व्यवहार में आ ही नहीं सकता,
ऐसे लोकतंत्र के बोझ को हम ढोते जा रहे हैं। अब लोकतंत्रात्मक व्यवस्था अच्छी कब चलती है, इसके कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, इसमें जो मतदाता है, यह मतदाता जागरूक हो कि समाज में क्या चल रहा है, कोई गलत बातें चल रही है क्या, तो उन गलत बातों के संबंध में जागरूक रहकर उन गलत बातों को बंद करने के लिए, उनसे समाज जीवन को मुक्त करने के लिए शासक का चयन कर सके। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो मतदाता है वो जागरूक होना चाहिए। जागरूकता के साथ में वो शिक्षित संस्कारित भी होना चाहिए। केवल साक्षरता पर्याप्त नहीं होती। साक्षरता तो आज भारत में बढ़ती जा रही है, लेकिन जितने प्रमाण में साक्षरता बढ़ती जा रही है उतने प्रमाण में मानवता घटती जा रही है, ऐसा हमें समझ में आएगा। तो केवल साक्षरता यह शिक्षा नहीं होती। तो शिक्षा का अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिनः के संदर्भ में व्यवहार कैसे करना, इसकी समझ समाज में यदि होती है, यानी समाज यदि शिक्षित होता है, संस्कारित होता है, तो योग्य व्यक्ति का चयन कर सकता है। क्या हमारे जिन्हें हमने मतदान का अधिकार दिया है, क्या हमारे सब 100% मतदार ऐसे हो गए? मैं तो ये पूछता हूं, क्या 25% भी ऐसे हुए हैं? आप गणित लगा लीजिए, विश्लेषण कर लीजिए। तीसरे बिंदु पर आते हैं। तो जो हमारा उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी है, जो चुनाव के लिए खड़ा है, क्या वह जिस पद के लिए वो चुनाव लड़ रहा है उस पद के लिए योग्य है? क्या उसके पास उस पद के लिए आवश्यक ज्ञान है? क्या उसके पास उस पद पर काम करने की पात्रता है? पात्रता का अर्थ है ज्ञान होना, कौशल होना, और उस ज्ञान को व्यवहार में लाने का व्यवहार चातुर्य भी होना। इस प्रकार से क्या जो प्रत्याशी खड़े होते हैं चुनाव के लिए, उनके चयन की कोई कसौटी है? तो हम देखते हैं कि ऐसी कसौटी तो है नहीं कहीं। बस संज्ञान होना चाहिए, एक आयु उसकी तय कर दी है, और पागल नहीं होना चाहिए। और तीसरी एक छोटी सी, जिसे बार बार तोड़ा मरोड़ा जाता है, ऐसी शर्त यह भी है, अपराधी नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके विरोध में सैकड़ों मुकदमे चल रहे हो, लेकिन वो अपराधी सिद्ध नहीं हुआ तब तक वो चुनाव लड़ सकता है। जेल में जो बैठा हुआ है वहां बैठकर चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है। इसे लोकतंत्र कहा जा सकता है क्या? और एक विचार कर लीजिए, ये जो हमारी लोकतंत्रात्मक चुनाव व्यवस्था है, उस व्यवस्था में काम करने वाले कितने सक्षम हैं? कोई भी सक्षम नहीं है। वो यदि अपनी व्यवस्था की श्रेष्ठ संचालन या परिचालन में सक्षम नहीं है, तो भी लोकतंत्र बिगड़ सकता है, गलत आदमी को आ सकता है। सामान्य मतदार जो है वो यदि गरीब है और लालची है तो क्या होगा? उसको चंद रुपए देकर उसको वोट खरीद लिया जाता है। आज भी होता है और कोई नकार नहीं सकता, ये सबको पता है। सत्ता में बैठे हुए और विरोध में बैठे हुए सभी को पता है। इस प्रकार से वोट खरीदे जाते हैं। अरे सामान्य मनुष्य तो छोड़िए,
विधायक और सांसदों को खरीदा जाता है, सामान्य मनुष्य की क्या बात है। तो गरीब और लालची ऐसे लोग होंगे, लोकतंत्र तो दूषित होगा ही। जहां चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हैं, उन प्रत्याशियों में से प्रत्येक प्रत्याशी को अंदर बाहर से जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप किसी को जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये तो नहीं जानते कि दूसरा कोई खड़ा है वो इससे श्रेष्ठ है या इससे घटिया है, ये तो जानते नहीं। मतदान किस आधार पर करते हैं? तो उसमें फिर अलग अलग प्रकार के पहलू आ जाते हैं कि अरे भाई ये तो फिर पहचान का है, रिश्तेदार है, अरे हमारी जाति का है, अरे ये हमारे गांव का। इस प्रकार के अलग अलग, जिनका प्रत्यक्ष उस पद की पात्रता से कोई संबंध नहीं होता, ऐसे विषय के आधार पर मतदान होता है। हम देखते हैं जब जनसंख्या 1 होती है तो लोकतंत्र सबसे बढ़िया, समझ लीजिए इसको। जब 2 हो जाते हैं तो मतभेद निर्माण हो जाते हैं, हो सकते हैं। और जब बहुत बड़ी जनसंख्या हो जाती है तब तो भाई हम जानते ही नहीं कि वो जो 50-100 मील 150 मील दूर अपनी ही जो सीट है ना, किसी में मतदान करने वाला व्यक्ति जो है उसके प्रभाव को हम जानते नहीं है। वहां से चुनाव लड़ते व्यक्ति को हम जानते नहीं है। इतना अच्छा मूर्ति है, और उसको फिर भी देखते जाओगे ना उसमें अगर मेरे से देखते हो। और फिर भी हम मतदान किए जाते हैं, इसे लोकतंत्र कहते हैं। अंधाधुंध ऐसा मतदान होता है, या फिर उसका मैंने निकष बताए, कसौटियां बताई, पहचान का है, जाति का है, हमारे रिश्ते में है, हमारे गांव का है, हमारी भाषा बोलने वाला है, जिनका कोई संबंध नहीं है उस पद की पात्रता की दृष्टि से। और एक देखिए, इस लोकतंत्र में कभी भी 100% मतदान नहीं होता है। सामान्यतः बहुत कम मतदान होने के बाद में शायद कभी संभव हो, लेकिन सामान्यतः जो सामाजिक स्तर के चुनाव होते हैं, नगर के पार्षद की से लेकर ऊपर के, इनमें जनसंख्या काफी बड़ी होती है और इनमें कभी भी 100% मतदान नहीं होता है। और फिर भी हम मान के चलते हैं कि हाँ, इसमें जो अधिक मतों से आगे है वह हमारा चुनाव में जीता हुआ प्रत्याशी माना जाए। आप विचार करिए, एक जानकारी के तौर पर बताऊं मैं आपको कि भारत में स्वाधीनता के बाद में जो पहला चुनाव हुआ था उसमें मुश्किल से 17-23% वोट कांग्रेस को मिले थे। कुल मिलाकर वोटिंग ही कम हुआ था। और इस 17 या 23% मतदान के आधार पर, जिसे अंग्रेजी में ब्रूटल मेजॉरिटी कहा जा सकता है, पाशवी सत्ता, पाशवी शक्ति, पाशवी बहुमत, ऐसा लेकर कांग्रेस सत्ता में आ गई। अब कल्पना कीजिए कि 23% मतदान कांग्रेस को मिला, मान लीजिए अधिक से अधिक, लेकिन कुल मतदान तो मुश्किल से 30%, 32% हुआ है। तो पहले तो 70% लोगों ने अपना तो मतदान किया ही नहीं। आज भी हम देखते हैं कि 70% से अधिक मतदान के ऐसे केंद्र तो बहुत कम होते हैं। सामान्यतः तो 50%, 60% ऐसे मतदान के केंद्र हम अनुभव करते हैं। तो कुल मिलाकर पूरे समाज ने मतदान ही नहीं किया।
इसमें 17% या 23% ये बहुमत पे हो गया, शासन करता है। तो इस प्रकार से इस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में इतनी सारी त्रुटियां हैं, दोष हैं, और हम इसीलिए पाते हैं कि पूरे समाज जीवन में जो समस्याओं का अंबार खड़ा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे इस लोकतंत्रात्मक शासन की रही है। अब ये लोकतंत्रात्मक शासन जो है, इसमें एक और भी बात होती है, यह अभारतीय विचारों पर आधारित ऐसा लोकतंत्र है। यह समाज के व्यक्ति के मन में जो सामाजिकता की भावना है, उसको दूर करके उसे इंडिविजुअलाइज कर देता है, उसे एक स्वतंत्र अलग व्यक्ति बना देता है, स्वार्थ पर आधारित परस्पर संबंधों पर खड़ा कर देता है। और इसलिए उस स्वार्थ के आधार पर मतदान होते हैं, लोकतंत्र चलता है। और जब स्वार्थ है, जब परस्पर संबंधों का आधार होता है, तो बलवानों की चलती है। और बलवान अलग अलग तरीके के होते हैं, बाहुबली होते हैं, कोई धन के बल से बलवान होते हैं, कोई उनके हाथ में सत्ता है और चुनाव लड़े तो सत्ता का दुरुपयोग करते हुए बलवान होते हैं। तो ऐसे बलवानों के हाथ में फिर से सत्ता आने की बहुत सारी संभावनाएं होती है। तो इस प्रकार से यह जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सत्ताधिष्ठित समाज होता है, उसी में इस प्रकार का लोकतंत्र चलता है। आज हम देखते हैं कि हमने भारत को नेशन बनाया है, यूरोपियनों के, अंग्रेजों का अंधानुकरण करते हुए हम भी नेशन बन गए हैं। नेशन की विशेषता यह रहती है कि वह सत्ताधिष्ठित होता है। पूरे विश्व के सभी देश देख लीजिए, सभी समाज जो है ये सत्ताधिष्ठित है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा, शासन तय करता है। आर्थिक क्षेत्र में क्या होगा, शासन तय करता है। न्याय के क्षेत्र में क्या होगा, शासन तय करता है। विकृतियां इसमें भी आती है, वहां भी, हमारे यहाँ भी न्याय क्षेत्र में कुछ विकृति आ गई है, लेकिन मोटी मोटी तो व्यवस्था ऐसी ही है। तो बलवानों के लिए व्यवस्थाएं काम करती है। इस शासन व्यवस्था की यूरोपीय पृष्ठभूमि हम यदि ध्यान में लेंगे, तो इस सत्ताधिष्ठित समाज जीवन की कुछ जानकारी हम प्राप्त कर सकेंगे। यूरोप में शासक कैसे बने, इसका विचार करके हम रुकेंगे, फिर बाद में भारतीय का विचार आगे करेंगे। यूरोप में अभी 1000-1500 वर्ष पहले तक लगभग सभी क्षेत्रों में, सभी देश, उन देशों में टोलियां हुआ करती थी, टोलियों का राज हुआ करता था। टोलियों का कोई बलवान व्यक्ति होता था, सरदार होता था, उसका शब्द अंतिम शब्द होता था उस टोली में, और आपस में लड़ते रहते थे। अपने भूक्षेत्र और अपनी जनसंख्या, इनको बढ़ाने का प्रयास करते रहते थे। ऐसा भूक्षेत्र और जनसंख्या बढ़ाते बढ़ाते कोई बहुत बड़ा सरदार बन गया, वो किंग बन गया। तो इंग्लैंड का किंग बन गया, जर्मनी का किंग बन गया, फ्रांस का किंग बन गया, इटली का किंग बन गया। तो ये सब जो है, ये बलवानाधिष्ठित ऐसे ही किंग रहे। किंग की वास्तव में अवधारणा ही जो शक्तिशाली है, जो शक्ति के आधार पर पूरे समाज को नियंत्रित कर सकता है, वह किंग है। और फिर इस किंग ने अपने लिए उपयुक्त ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण किया। उन्नीसवीं सदी में जब यूरोप में ऐसे सत्ताधिष्ठित शासन व्यवस्था के विरोध में लोगों ने आवाज उठाई, वास्तव में वहां जब शिक्षा का स्तर बढ़ा, शिक्षा की व्याप्ति बढ़ी, तो लोग विचार करने लग गए। और फिर ऐसे
अत्याचारी अन्यायी शासकों का विरोध शुरू हो गया। और हम देखते हैं कि वहां के किंग नाम मात्र के लिए रह गए और वहां पर लोकतंत्रात्मक शासन शुरू हो गया। लेकिन वहां की जो व्यवस्थाएं रही, यह तो व्यवस्थाएं तो वही रही जो किंग के काल में चलती थी। बस अब किंग का स्थान लोकतंत्रात्मक जो प्रमुख है, फिर वो राष्ट्रपति होगा कहीं तो कहीं प्रधानमंत्री होगा, यह सर्वसत्ताधीश बन गया। यह है यूरोपीय शासन दृष्टि के आधार पर समस्याओं का निर्माण करने वाली, समस्या व्याप्त समाज जीवन को चलाने वाली ऐसी अभारतीय न्याय दृष्टि। अभी स्वाति जी आप अपना निवेदन कर लें, फिर मैं अब इसकी तुलना में भारतीय दृष्टि किस प्रकार से श्रेष्ठ है इसके बारे में कुछ विवेचन करूंगा। स्वाति जी। स्वाति जी। शायद स्वाति जी तैयार नहीं है, हम आगे चलाते हैं विषय। जी सर, जी मैं हाजिर हुई हूँ, एक ही मिनट दीजिए मुझे। नमस्कार। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये व्याख्यानमाला सुन रहे हैं, तो ये व्याख्यानमाला जिस ग्रंथों पर आधारित है, जीवन का भारतीय प्रतिमान, हमने 2 खंडों में प्रकाशित किया है, जिसका एकत्रित मूल्य 999 रुपए है, लेकिन हमने छूट अभी 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। पंजीकरण छूट में ये आपको मात्र 799 रुपए में मिल सकता है। हमारी वेबसाइट पर जाकर या 9503864401 ये भीष्म प्रकाशन का गूगल पे क्रमांक है, इस पर जाकर आप अपनी प्रत घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए कोई पोस्टेज चार्जेस नहीं है, अपनी प्रत आप घर पर ले सकते हैं। हम भारतीय है, इसका मतलब क्या है, भारतीय क्यों है, भारतीय जीवन दृष्टि क्या है, भारतीय जीवन की श्रेष्ठता का परिचय कराने वाला और सर्वे भवन्तु सुखिनः को पोषित कराने वाला ये जो ग्रंथ है, ये हमारे अगली धरोहर के लिए घर में होना ही चाहिए। हर भारतीय घर के घर में ये ग्रंथ होना चाहिए। दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। कुटुंब जो समाज की नींव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय संस्कृति की कुटुंब व्यवस्था ये विशेषता है। इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से इसमें विस्तृत जानकारी दी है सर ने। इसके कुल पृष्ठ 200 है और मूल्य 350 रुपए है, लेकिन इसका भी छूट का कालावधि हमने 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। मात्र 250 रुपए में ये आप मंगवा सकते हैं। भीष्म की वेबसाइट पर जाकर या 9503864401 इस गूगल पे क्रमांक पर पेमेंट करके आप इसकी भी प्रत घर पर मंगवा सकते हैं। और अगर जीवन का भारतीय प्रतिमान और कुटुंब सुदृढ़ीकरण एक साथ मंगवाते हैं तो मात्र 1000 रुपए में ये आपको तीनों ग्रंथ मिल जाएंगे। मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ, विनती करती हूँ कि इसका प्रचार प्रसार करें, अपने स्नेही जनों के लिए, आप्तजनों के लिए ये जरूर खरीदी कीजिएगा। उपहार में देने के लिए भी ये आदर्श है। मैं आपसे विनती करती हूँ, ये जरूर आप अपने स्नेही जनों तक इसका प्रचार प्रसार कीजिए। धन्यवाद। फिर हम अपने विषय पर आते हैं। भारतीय दृष्टि शासन के संदर्भ में, ये जैसे मैंने पहले के हिस्से में निवेदन किया कि शासन की आवश्यकता समाज के लोगों में काम और मोह को नियंत्रण करने के लिए होती है। महाभारत का मैंने उल्लेख किया था, तो उसमें वो उन्होंने बताया है
कि किस प्रकार से बगैर शासन के समाज जीवन अच्छा चलता था। उसका वर्णन किया है, न राज्यम न राजासीत न दंड्यो न च दांडिका धर्मेणैव प्रजा सर्वम रक्षति स्म परस्परम। लोग धर्माचरण करते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः के अनुसार व्यवहार करना ही धर्म है। इस प्रकार से धर्माचरण करते हुए सब लोग जीते थे, तो कोई किसी का बैरी नहीं था, कोई किसी का शोषण करता नहीं था। तो इस कारण सारा समाज जीवन सुख चैन से जीता था, सुरक्षित जीवन जीता। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, स्खलनशील है, वह आलसी है, प्रमादी है, और इसके कारण समाज के लोगों में काम और मोह बढ़ने लगे। विनयधान, आदेश, प्रायश्चित पश्चाताप से भी नियंत्रण में नहीं रखे जा सके। ऐसा जब हुआ तो हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि थे, विद्वान थे, सदैव लोक हित का चिंतन करते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः का विचार करते थे। ऐसे लोग इकट्ठे आए और उन्होंने राजा नाम की एक व्यवस्था को जन्म दिया। उन्होंने समाज के एक श्रेष्ठ बलवान, धर्म को जानने वाले, धर्म के अनुसार आचरण करने वाले, संगठन कुशल, व्यवहार कुशल, ज्ञानी ऐसे व्यक्ति का चयन किया और उसे कहा कि तुम राजा बनो, हम सब तुम्हारे शासन के व्यवस्था में हम समाज जीवन को अच्छी तरह से चलाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको जो मूर्ख और बलवान ऐसे लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए आपको कुछ सेना निर्माण करनी होगी, कुछ प्रकृति की प्रकोप से जनता को बचाने के लिए कुछ लोक हित के काम करने होंगे, कुछ प्रत्यक्ष में शिक्षा जैसी व्यवस्थाओं को सुरक्षा देनी होगी, अच्छे शिक्षा केंद्रों को बलवान बनाना होगा। इसके लिए तुम जनता से कर ले सकते हो, टैक्स ले सकते हो, और इस टैक्स की सीमा भी सामने स्पष्ट कर दी। कितना होना चाहिए टैक्स? तो बताया जाता है, दो प्रकार से बताया जाता है। एक तो यह है कि जैसे समुद्र में से बाष्पीभवन होकर भाप बनकर पानी आकाश में जाता है, कितना प्रतिशत जाता है? सामान्यतः ये माना गया है कि लगभग 16% होता है। यह बादल बनकर ऊपर जाता है और फिर बारिश बनकर फिर पूरी सृष्टि के ऊपर छा जाता है, वापस लौटा देता है। जो कर के रूप में लोगों से वसूल किया है, उसे लोकहित की विभिन्न प्रकार के उपक्रमों में से लोगों को वापस लौटा देता है। दूसरी कल्पना ऐसी भी की गई है कि जिस प्रकार से भौरा या तितली यह फूलों के ऊपर बैठते हैं, फूलों से जो मधु है उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन मधु ग्रहण करने की उनकी सीमा होती है, जिससे वह फूल जो है, यह फूल तरोताजा दिखता रहे, इतना ही उसमें से मधु चूसना है। ये विवेक उस भौरे को होता है। और इस दृष्टि से जनता को उसकी पीड़ा महसूस न हो, ये फूल मुरझा न जाए,
इस प्रकार से उसमें से जैसे मधु लिया जाता है, इस प्रकार से ये जनता अपने आप को पीड़ित न माने, पीड़ित न समझे, इतना ही कर उससे लेना। इस प्रकार से कर वसूली की एक सीमा भी बांध दी। आपद धर्म के रूप में तो और भी कर लिया जा सकता है, लिया जाता रहा है, लेकिन वो आपद धर्म होता था। तो इस प्रकार से राजा का ये शासन हुआ। आगे कुछ ध्यान में ऐसे आने लगा कि कुछ शासक जो आनुवंशिकता से शासक बनते थे, आनुवंशिकता से ऐसे शासक निर्माण करना यह अधिक सरल बात है। इतनी बड़ी जनसंख्या में से जो श्रेष्ठ है उसका चयन करना लगभग असंभव सी बात होती है। ये तो गलती से कोई अच्छा शासक मिल जाए तो समाज ने बहुत पुण्य कर्म किए होंगे जिसके फलस्वरूप ऐसा होता है, अन्यथा तो समाज ने जो पाप किए हैं उसके फल भोगने के लिए ही ऐसे शासक मिल जाते हैं, घटिया शासक मिल जाते हैं। तो शासक बिगड़ने लग गए। आनुवंशिकता में जो संस्कार और शिक्षा का जो प्रभाव था वो कम रहने से बिगड़ने लग गए। तब इस प्रथा को सुधारा गया। तब ये कहा गया कि राजा राज्याभिषेक से पहले मैं धर्म के अधीन रहकर काम करूंगा, यह प्रकट रूप से ऐलान करे। और इसके लिए राज्याभिषेक जब होता था तो राजा सिंहासन पर विराजमान होने से पहले कहता था अदंड्योस्मि, मुझे कोई शासन नहीं कर सकता, मैं सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंची ऐसी शक्ति हूं, मेरे से ऊपर कोई शासन नहीं। मैं जो कहूंगा वो पूर्व दिशा होगी, मैं मनमानी कर सकता हूं। अदंड्योस्मि, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कहता था। और जो धर्मगुरु हुआ करता था वह अपना धर्मदंड लेकर उस राजा के मस्तक पर एक टकोर देता था और कहता था धर्मदंड्योसी, तुम धर्म से ऊपर नहीं हो, धर्म शासकों का शासक है, और धर्माचरण नहीं करोगे तो जनता तुम्हें दंडित करेगी। ऐसा 3 बार उससे बनवाया जाता था राजा से, और तब जाकर उसका राज्याभिषेक होता था। धर्म के नियंत्रण में, धर्म के मार्गदर्शन में मैं काम करूंगा, ऐसी राजा की मानसिकता और ऐसी राजा की शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था होती थी, संस्कारों की व्यवस्था होती थी। आनुवंशिकता से होने के कारण हम देखते हैं कि भारत में ऐसे अहम वंश कहिए या चोल वंश कहिए या मौर्य वंश कहिए, गुप्त वंश, ऐसे सैकड़ों वर्षों तक एक ही कुल की सत्ता रही। एक से एक श्रेष्ठ ऐसे राजाओं का, सम्राटों का निर्माण हम करते रहे। इसका कारण यह है कि आनुवंशिकता से श्रेष्ठता विकसित करना, अपने से श्रेष्ठ अगली पीढ़ी को निर्माण करना, यह आनुवंशिकता से जितना अच्छा संभव होता है उतना अच्छा अन्य किसी भी प्रणाली से संभव नहीं होता। तो इस प्रकार से भारत में शासन व्यवस्था की नींव पड़ी। कि हमने देखते हैं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक निरंतर मानव का पतन होता रहा है। मानव का मन, उसकी जो काम वासनाएं हैं, इसका जो मोह है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। और इसलिए श्रेष्ठ शासक का होना यह उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसकी आवश्यकता उतनी ही अधोरेखित होती जा रही है। और इस दृष्टि से श्रेष्ठ शासक का विचार करना, श्रेष्ठ शासक को परिभाषित करना, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था क्या होती है, इस व्यवस्था के तत्व क्या होते हैं, मूल तत्व क्या होते हैं, इसकी रचना कैसी होती है, इस समाज जीवन को सुखी, समाधानी, सुसंस्कृत, सुरक्षित, समृद्ध कैसे बनाती, इसे समझना होगा। और इसलिए भारतीय शासन दृष्टि के कुछ आधारभूत सूत्रों का हम विचार करें।
सबसे पहला तो सूत्र यह है कि भारतीय समाज यह एकात्मता से जीने वाला समाज रहा है, कुटुंब भावना से जीने वाला समाज रहा है। ऐसे ही नहीं हमने कभी वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा की। हमारे यहाँ तो ग्राम हुआ करते थे, वो ग्राम कुल हुआ करते थे, एक विस्तारित कुटुंब जैसा उनका जीवन होता था। इनमें पैसे का लेन देन नहीं होता था। इसका विचार कुछ हम पहले भी कर चुके हैं, आगे भी थोड़ा सा गहराई से करेंगे। तो ग्रामकुल हुआ करते थे। हमारे यहाँ शिक्षक होता था, गुरु होता था, वह शिष्य का, विद्यार्थी का मानस पिता होता था। क्योंकि जब वह मानस पिता होगा तभी तो वह अपने पास जो भी है वो पूरा का पूरा ज्ञान, कौशल, व्यवस्थाओं की समझ, ये सब अपने शिष्य को मुक्त रूप से किसी भी प्रकार से कोर कसोर न रखते हुए अपने विद्यार्थी को दान कर देगा। तो शिक्षक और विद्यार्थी इनका नाता पिता पुत्र का सा होता था। ऐसे ही राजा और प्रजा का संबंध, प्रजा का तो अर्थ ही संतान होता है, तो राजा और प्रजा का संबंध पिता पुत्र का सा होना चाहिए। इस प्रकार का विचार, इस प्रकार की व्यवस्थाओं की निर्मिति भारत में हुआ करती थी। और श्रेष्ठ जीवन जीना है, समस्या मुक्त जीवन जीना है, धर्माचरण युक्त जीवन जीना है, तो ऐसे धर्माधिष्ठित शासन का विचार हमें करना ही होगा। हमारी राष्ट्र की भी जो अवधारणा है वह सत्ताधिष्ठित नहीं है, वह धर्माधिष्ठित है। और इसीलिए हमारा शासक भी जो होता है वह धर्म को जानने वाला, मानने वाला और प्रत्यक्ष आचरण करने वाला ऐसा ही होना चाहिए। शासक के बारे में कहा गया है कि लोक हित में शासक काम करता है। जनता में दुख व्याप्त है तो शासक को सुख की नींद लेने का, सुख चैन से जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी हमारी मान्यता है। 24 घंटे में से केवल 20 घंटे नहीं, 24 घंटे वह जनता की सेवा में लगा रहे, यह अपेक्षा की जाती है। शासक यह कुछ पाप करता था तो प्रजा उस पाप को भोगती है, ये तो हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने जो पाप किए हैं उसके फल वो आज भी भोग रहे हैं, विभाजन के रूप में और कश्मीर जैसी समस्याओं के रूप में। भारत को दुर्बल, गरीब बनाए रखने की दृष्टि से ऐसा एक समय था जब ये भारत की सेना को विसर्जित करने को तैयार हो गए थे। तो ऐसे घटिया शासक के कारण, उनके पाप के कारण उसके फल हम आज भी भोग रहे हैं। लेकिन जब किसी राजा के समाज के लोग पाप करते हैं तो उस पाप का भी एक हिस्सा राजा को प्राप्त होता है। ये पाप का जो फल है ना, इसका वितरण कैसे होता है इसे समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीय चिंतन में बहुत गहराई से, बहुत बुद्धियुक्त, सर्वे बहुत सुखिना से सुसंदर ऐसा विचार कैसे किया जाता है, ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं में हमारे ध्यान में आएगा। पाप का हिस्सेदार राजा होता था 25%। 25% जो पाप करता है वो खुद जिम्मेदार होता था। 25% उस पाप करने वाले को पाप करते देखकर भी उसे रोकने का प्रयास न करने वाला, निष्क्रिय रहने वाला जो समाज है, उसे 25% पाप का फल भोगना पड़ता था। 25% न्याय, इस पाप का फल न्याय व्यवस्था में जो काम कर रहे हैं, जिनका काम समाज में अन्याय न हो यह देखने का है, ऐसे न्याय व्यवस्था के लोगों को 25% पाप का भुगतान करना पड़ता था।
फल का भुगतान करना पड़ता था और 25% शासक को। तो राजा के पाप में प्रजा को पीड़ा होती है तो हम बहुत सहजता से समझ लेते हैं, लेकिन शासक यह नहीं समझ पाते कि प्रजा यदि पाप कर रही है, प्रजा में यदि भ्रष्टाचार है, तो उस पाप का भागी मैं भी हूं। इसीलिए सारा समाज धर्माचरण युक्त बन जाए, यह देखना राजा अपना कर्तव्य समझता था। राज्यो रक्षति रक्षिता, इस प्रकार से प्रजा धर्माचरण युक्त राज्य का रक्षण करे और राजा सारी प्रजा धर्माचरण युक्त रहे, और ऐसी धर्माचरण युक्त प्रजा को कोई आंतरिक और बाहरी, यानी अपने राज्य यानी अपने देश अपने राष्ट्र के बाहर की कोई शक्तियां उसको प्रभावित न कर पाए, उसे प्रताड़ित न कर पाए, उसका शोषण न कर पाए, उसमें संघर्ष के बीज न बोने पाए, उसमें अराजक न निर्माण करने पाए, यह देखने का काम शासक का होता है। केवल अपनी प्रजा को काम और मोह से मुक्त रखना, नियंत्रण में रखने के लिए उस शासक की शासन व्यवस्था नहीं होती। तो उसका जो शासन का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बाहर भी जहां कहीं भी इस प्रकार का काम और मोह यह अनियंत्रित होता होगा, उसे भी नियंत्रण करने की जिम्मेदारी शासक की हुआ करती थी। और हम देखते हैं हमारे इतिहास में हमारी सम्राट व्यवस्था यही तो करती थी। दिस चरहीन करो वही, विश्व में पृथ्वी पर जहां भी इस प्रकार का अराजक निर्माण होता होगा, अधर्माचरण प्रबल होता होगा, वहां जाकर घुसकर मारेंगे, इस प्रकार का भाव लेकर हमारे सम्राटों की चतुरंगिनी सेनाएं पूरे विश्व भर में संचार करती थी। धर्माचरण युक्त होने वाले समाजों को कोई उसकी तकलीफ नहीं होती, प्रेम युक्त व्यवहार से आगे बढ़ जाते। तो राजा का काम जो है केवल अपनी प्रजा नहीं, तो अपनी जो प्रजा नहीं है उसमें भी काम और मोह अनियंत्रित न हो, देखने की जिम्मेदारी राजा की होती है। एक विश्लेषण थोड़ा सा वर्तमान शासन की दृष्टि से हम करें, आपको ध्यान में आएगा कि जब प्रारंभ में हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व भर में घूमते रहते थे, अब यह जो प्रयास था उनका, मैं जो समझ पा रहा हूं उसके अनुसार पूरे जो वैश्विक समाज है उनमें काम और मोह बढ़ता तो है ही, बढ़ा हुआ है ही, लेकिन उसकी हानि भारत को न हो, यह देखने के लिए इन प्रवासों का उपयोग किया गया होगा, ऐसा लगता है। आज की जो वैश्विक भारत की प्रतिष्ठा है उसके ऊपर से तो ऐसा लगता है। तो शासन का ये दायित्व होता है। फिर शासन का दायित्व ये होता है कि समाज जीवन की रक्षा करना है। तो रक्षा केवल भौतिक, उसके शारीरिक रक्षा का विषय नहीं है, उसके जीवन की रक्षा का विषय है। जीवन के लिए आवश्यक जो पदार्थ है, शरीर मन बुद्धि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और पूर्ति के जो साधन संसाधन है उनकी रक्षा का काम शासक का होता है। और इसलिए पोषण व्यवस्था जो है ये यद्यपि धर्माधिष्ठित होनी चाहिए, लेकिन इसका नियंत्रण शासन के हाथ में होता है। और इसलिए सबसे पहले तो ये कहा गया है कि शिक्षण तो बाद में आएगा, पहले पोषण होना चाहिए। कोई भी समाज का व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से वंचित न रहे, यह देखना, उसकी इस आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पदार्थों की सुरक्षा करना, ये शासक का काम है।
और इसलिए हमारे यहाँ दो प्रकार से शासक काम किया करते थे। महर्षि व्यास बताते हैं कि प्रजारंजन की वो बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। प्रजारंजन जो करता है उसे राजा कहते हैं, रंजन करता है उसे राजा कहते हैं। राजा इस शब्द की व्युत्पत्ति रंजन इस शब्द से। और ये प्रजारंजन क्या होता है, तो इसके दो पहलू होते हैं। एक तो है देवताओं का पूजन। देवताओं का पूजन का अर्थ है जो प्रकृति की अनिश्चितताएं हैं, इन अनिश्चितताओं से प्रजा को मुक्त करना। फिर जल की समस्या निर्माण होती है तो स्थान स्थान पर तालाब बनाना, बांध बनाना, बावड़ियां बनवाना, कुएं बनवाना। स्थान स्थान पर लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे, अटक करते थे, समाज जीवन को समझने के लिए घूमते थे। उनके लिए धर्मशालाएं बांधना। जब अकाल जैसी परिस्थिति निर्माण होती थी तो ऐसे अकाल की स्थिति में प्रजा के लिए अन्न की उपलब्धता कराना। वास्तव में तो राजा के बारे में कहा गया है, राजा कालस्य कारणम। तो काल का कारण राजा होता है। यदि किसी राज्य में अकाल निर्माण होता है, अकाल पड़ता है, यह राजा के कारण होता है, एक घटिया शासन के शासक के कारण होता है। और हम देखते हैं कि अंग्रेजों के काल में कितनी ही बार भारत को अकाल का सामना करना पड़ा था। करोड़ों लोग इस अकाल के कालखंड में भारत में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ये तो राजा काल से कारण को सिद्ध करने वाली ही बात थी। तो भारतीय मान्यता तो यह है कि राजा काल से कारण, यदि कोई अच्छा काल समाज जीवन को प्राप्त होता है तो श्रेष्ठ राजा के कारण होता है, श्रेष्ठ शासक के कारण होता है। इस दृष्टि से राजा यह पोषण व्यवस्था के योग और क्षेम। योग का अर्थ है पोषण के लिए आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो लोगों को, और क्षेम का अर्थ है उनका रक्षण करे, उनकी वृद्धि करे, उसका रक्षण करे। इसे योग क्षेम कहते हैं। तो योग क्षेम की जिम्मेदारी राजा की है। और इसीलिए ये कहा गया है क्योंकि पूरे विश्व के योग क्षेम की जिम्मेदारी तो परमात्मा की है। योग क्षेम वहां भी हम भगवान कहते हैं भगवत गीता में। और इसीलिए हमारे यहाँ राजा को ईश्वर का अंश माना गया है कि जो इस प्रकार से प्रजा रंजन करता है, प्रजा की जो प्राकृतिक समस्याएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनसे सुरक्षा करता है। कहीं बाढ़ आ जाती है तो दौड़ता है उसके पीछे जाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करता है। फिर से ऐसी बाढ़ आती है तो क्या करना चाहिए, उसकी योजना बनाता है। बाढ़ पीड़ितों की संख्या कम से कम कैसे होगी, इसका प्रयास करता है। तो एक तो काम है राजा का कि देवताओं का पूजन करना, तो प्राकृतिक आपदाएं प्रजा को पीड़ित न करे, इसके लिए जो जो आवश्यक है वो करना। यज्ञ करवाना, बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे राजा महाराजा। ये यज्ञ होते थे यानी क्या होता था, दो प्रकार के होते थे। एक तो सृष्टि के जो देवता है, यानी जो पंच महाभूत है, जल देवता है, वरुण देवता है, इंद्र देवता है, पृथ्वी देवता है, सूर्य देवता है, इनका पूजन, इनसे जो लाभ मानव जाति को मिलते रहते हैं, बगैर कुछ दिए मिलते रहते हैं, उन्हें देवता कहा जाता है, जिनमें दिव्यता होती है। ऐसे देवताओं का पूजन यह राजा का काम होता है। और दूसरा काम होता है
विद्वानों का पूजन। विद्वान केवल शिक्षित को नहीं कहते, शिक्षित तो उसे कहते हैं जो अपने ज्ञान का उपयोग अपने अपने हित के लिए करता है। विद्वान उसे कहते हैं जो नियुक्त किए बगैर ही लोक हित के चिंतन में और व्यवस्था में लगा रहता है, प्रयास में लगा रहता है, उसे विद्वान कहते हैं। ऐसे विद्वानों का पूजन करना का अर्थ है केवल उनको अपने यहाँ बुलाना या उनके घर जाना और उनके गले में माला पहनाना, तिलक लगाना, उनके पैरों पड़ना, यह पूजा का तो बाहरी लक्षण है। मुख्य तो विद्वानों की पूजा का अर्थ है विद्वानों का कहा मानना, लोक हित का सदैव चिंतन करने वाले ऐसे लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करना, समाज में निर्माण होने वाली समस्याओं का उन्होंने जो आकलन किया है, पूर्वाभास प्राप्त किया है, उसको समझना और उनसे मार्गदर्शन लेकर ऐसी समाज जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए समस्या निर्माण होने से पहले ही योजना करना। जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, श्रेष्ठ शासक का लक्षण यह होता है कि जो अन्याय होने ही न दे, प्रजा को पीड़ित होने ही न दे, पीड़ा निर्माण के जो भी कारण है उनको पहले से ही दूर कर दे, उनका निवारण कर दे, वह श्रेष्ठ शासक होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शासक का काम जो है, यह जिस प्रकार से पोषण व्यवस्था का रक्षण करने का है, उसी प्रकार से शिक्षण व्यवस्था के बारे में भी शासक का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। पोषण व्यवस्था का तो नियंत्रण शासन करता है, लेकिन शिक्षण व्यवस्था का नियंत्रण शासन नहीं करेगा, क्योंकि शिक्षण व्यवस्था यह धर्म को सिखाने वाली व्यवस्था है, धर्म शिक्षा देने वाली व्यवस्था है। विविध परिस्थितियों में धर्म क्या है इसको परिभाषित करने वाली, इसे प्रचारित करने वाली यह व्यवस्था है। और शासक का काम तो इस शिक्षण व्यवस्था, इस धर्म व्यवस्था, धर्म को सिखाने वाली व्यवस्था के अंतर्गत रहने का है। यह शासन का दायित्व है। इसलिए शासक ऐसी शिक्षण व्यवस्था का संरक्षक तो है, सहायक तो है, प्रोत्साहक तो है, होना ही चाहिए, लेकिन नियंत्रक नहीं है। नियंत्रण तो शिक्षा व्यवस्था का जो गुरु है वही करेगा। वही शासकों का शासक कौन होगा, ऐसे धर्म की प्रतिष्ठापना करेगा। और धर्म तो गुरुओं का भी गुरु होता है। इस दृष्टि से शासक का एक काम ऐसी श्रेष्ठ व्यवस्था को समाज जीवन में निर्माण करने वाले ऐसे गुरुओं के पीछे शक्ति बनकर खड़े रहने का उनका दायित्व है। उन्हें सहायता देना, उनकी हर समस्या को दूर करने का प्रयास करना, उनको दुष्टों से सुरक्षित रखना, आर्थिक, भौगोलिक ऐसी समस्याओं को उन तक पहुंचने नहीं देना। इस प्रकार से जब शासक शिक्षण व्यवस्था को पनपने देता है, श्रेष्ठ बनने देता है, ऐसे श्रेष्ठ विद्वानों के हाथ में सत्ता आती है, शिक्षण व्यवस्था आती है, तो भारत विश्व गुरु बनता है। भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। श्रेष्ठ शिक्षण व्यवस्था, श्रेष्ठ पोषण व्यवस्था, इनका काफी बड़ा दायित्व शासक के ऊपर होता है। और इस दृष्टि से जब शासक श्रेष्ठ होता है तो यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा उसका अनुसरण करती है, अनुकरण करती है। राजा कैसे जीता है? अभोगी राजा, सब प्रकार के भोग उपलब्ध है, लेकिन उन भोग में लिप्त नहीं होता। उपलब्ध है इसके लिए उनको नकारता नहीं है। तो दुर्बल होकर गरीबी का जीवन नहीं जीता है, ऐश्वर्य युक्त जीवन जीता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता, उनके मोह में फंसता नहीं है।
ऐसा राजा, ऐसा शासन। अंत में एक बिंदु बताकर मैं अपने इस विषय को समाप्त करूंगा। वो विषय है कि लोकतंत्र के वर्तमान लोकतंत्र के बारे में तो काफी चर्चा हमने करी। क्या भारत में लोकतंत्र कभी रहा है? तो हम सबको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत में बड़े स्तर पर, जैसे गांव से ऊपर के स्तर पर, तो राजा, सम्राट, ऐसी व्यवस्थाएं रही। लेकिन गांव के स्तर पर हमेशा हजारों लाखों वर्षों से भारत में सदैव ही लोकतंत्र की ही व्यवस्था रही। लेकिन यह लोकतंत्र अल्पमत बहुमत का बलवानाधिष्ठित ऐसा लोकतंत्र नहीं था। सर्वे भवन्तु सुखिनः से सुसंगत, हर व्यक्ति के हित का चिंतन करने वाला, और केवल व्यक्ति के ही नहीं तो पूरी सृष्टि के हित का चिंतन करने वाला, इस प्रकार का सर्वसहमति का लोकतंत्र हमारे यहाँ हुआ करता था हजारों लाखों वर्षों से। जैसे कुटुंब में क्या हम चुनाव करके तय करते हैं क्या क्या होना चाहिए? कुटुंब में सर्वसहमति से, सामान्यतः सर्वसहमति से निर्णय लिए जाते हैं और फिर सब जुट जाते हैं। जो भी निर्णय लिया है उसके पीछे शक्ति के रूप में खड़े हो जाते। हमारे गांव भी ऐसे हुआ करते थे कि जो कुटुंब भावना के आधार पर चलते थे, और इसलिए सर्वसहमति का लोकतंत्र भारत में अनादिकाल से रहा है। यह कम से कम जब से शासन व्यवस्था की आवश्यकता निर्माण हुई तब से रहा है। अभी अभी अंग्रेज भारत में तब तक रहा है। तो अंग्रेजों ने जो शासन व्यवस्था यहाँ पर स्थापित की, जो ग्राम पंचायतें निर्माण की, जो चुनाव के आधार पर चुनी जाती है, ऐसी व्यवस्था यहाँ निर्माण की। उससे पहले तो हमारे यहाँ गांव गांव में इस प्रकार की ग्राम सभाएं हुआ करती थी, जहां गांव के सब लोग इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर सर्वसहमति से निर्णय करते थे। और आप विचार कीजिए, जब सर्वसहमति से निर्णय होता है तो सब लोग अपनी पूरी शक्ति के साथ में उसे पूरा करने में लग जाते हैं। कोई विरोध की शक्ति नहीं होती। विरोध की शक्ति होती है तो जो विकास की गति है वो दुगनी कम हो जाती है। तो जो विरोधक है उसकी अपनी शक्ति इसमें से कम हो जाती है और विरोध को नष्ट करने के लिए शक्ति लगानी पड़ती है। इस प्रकार से समाज जीवन की हर समस्या को दूर करने वाला ऐसा धर्म राज्य हमारे यहाँ स्थापित हुआ करता था, राजा हो चाहे न हो। धर्मयुक्त ऐसा समाज जीवन, इसका आदर्श हमारे यहाँ रखा गया है। तुलसी रामायण में संत तुलसीदास राम राज्य का वर्णन करते हैं। अभी समय के अभाव में मेरे मन में विचार था कि एक बार वो पढ़ के सुना दूं। तो भारतीय धर्म राज्य की अवधारणा क्या है, इसको समझना सरल हो जाएगा। मुझे ऐसा मोह हो रहा है कि मैं थोड़े से कुछ उसके बिंदु तो आपके सामने रख ही दूं। रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। कोई किसी से बैर नहीं करता। राम जी के प्रताप से सबकी विषमता मिट गई। दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। किसी बात का भय किसी को नहीं है। कोई रोग किसी को नहीं सताता है। धर्म अपने चारों चरणों पर पूरे जगत में परिपूर्ण है, व्याप्त है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं, धर्मयुक्त व्यवहार करते हैं। स्वप्न में भी कहीं पाप करने का विचार उनके मन में नहीं आता है। अल्प आयु में मरते नहीं है लोग। किसी को पीड़ा नहीं होती, क्योंकि पीड़ा करने वाला कोई होता नहीं है। यहाँ दंड का शब्द जो है, इसका उपयोग केवल जो ब्रह्मचारी अपना जो धर्म दंड होता है
उसके लिए ही दंड शब्द का प्रयोग होता है, अन्यथा कोई अपराध ही नहीं होता तो दंड का प्रश्न ही नहीं आता। वनों में वृक्ष सदा फूलते रहते हैं, हाथी और पैर बैर भुलाकर, हाथी और सिंह बैर भुलाकर एक साथ रहते हैं, भांति भांति के पशुओं से के समूह वन में निर्भय विचरते रहते हैं। केवल मन को जीतने के लिए कहा जाता है। जीतो इस शब्द का प्रयोग केवल मन को जीतने के लिए है, बाकी कोई जीतने की कोई कल्पना ही किसी के मन में नहीं होती थी। जीतने का शब्द जो है केवल मन को जीतने के लिए उपयोग में लाता था। बारिश लोगों की जो आवश्यकता होती थी, इच्छा होती, उतनी ही बारिश वहां होती थी। रत्नाकर समुद्र स्वतः होकर किनारे पर लाकर रत्नों को अर्पण करता था लोगों को। इस प्रकार से धर्म राज्य का जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया है अद्भुत है। और भारतीय शासन दृष्टि जो है धर्म राज्य की दृष्टि है, इसे हमें समझना होगा। और इस दृष्टि से हमारा शासन भी जितना शीघ्रता से धर्माचरण युक्त बनेगा, इसके लिए प्रयास करने होंगे। राजा कालस्य कारणम कहा है, वैसे ही प्रजा भी इतनी सशक्त बने, धर्माचरण युक्त बने, जो शासक को, अधर्माचरण करने वाले शासक को शासित कर सके। तो काम तो दोनों ओर से चलना चाहिए, शासन की ओर से और जनता की ओर से, हमारी ओर से। यह शुरू होने का काल सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। शासकों में भी ऐसा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है और प्रजा में भी इस प्रकार के प्रवाह चलते दिखाई दे रहे हैं। ये एक श्रेष्ठ जीवन की दिशा में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा लक्षण आज हम में से कई अनुभव करते होंगे। इसमें हम अपना योगदान देते रहे, कोई कोर कसूर न रखे, बस यही हमारा कर्तव्य है। यहां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगला जो हमारा विषय होगा यह भारतीय समृद्धि शास्त्रीय दृष्टि, यह होगा। हमारे यहाँ संपत्ति का विचार कम और समृद्धि का विचार अधिक हुआ है। यह संपत्ति का विचार भी हुआ है और समृद्धि के संदर्भ में हुआ। इसका विचार हम अगले व्याख्यान में करेंगे। यहां मैं रुकता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिन्हें कोई सवाल पूछना है आज के विषय के ऊपर, कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है आज के बारे में तो कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा। लगता है किसी को कोई सवाल नहीं है। यह मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, 15 मिनट मैंने ज्यादा लिए हैं। तो आज के सत्र का समारोप हम शांति मंत्र से करेंगे। अगले गुरुवार 10 नवंबर को फिर मिलेंगे सुबह 7:30 बजे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।